तो आज हम लोग बात करेंगे बजट की। ठीक है, सबसे पहले हम गवर्नमेंट की इनकम के बारे में बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है, सरकार की मेंटालिटी बताता हूं और आप लोग देखना कि अच्छा सर नाउ इट मेक सेंस। अब आप लोग को समझ में आएगा, ये पार्ट ऑफ द लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको, मतलब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बजट, अंडरस्टैंडिंग द बजट। क्या होता है बजट, क्यों होता है बजट और कैसे होता है बजट, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTech IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड मेंटर, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइस, ये वीडियो बनाने का काफी ज्यादा मतलब मुझे तो काफी टाइम लगा दोस्तों, ठीक है। और वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज सी लाइक आई हैव एन एक्सपोजर एज अ ट्रेडर। मैंने बता रखा है आपको, आई वॉज अ ट्रेडर एंड एट दैट टाइम हम लोगों ने बेसिक इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली वो इकोनॉमिक्स होती है, बहुत सिंपल शब्दों में बताने वाला हूं इसलिए, ठीक है। ये मत बोलिएगा सर बुक में तो ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चाहता मैं आप लोगों के साथ, पता ही आपको। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो एक हाउस होल्ड से डील करती है, किसी फैमिली की जो इकोनॉमिक्स होती है उससे डील करती है। और जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, मतलब अगर मैं बात करूं जो देश की इकोनॉमिक्स है, किसी स्टेट की इकोनॉमिक्स है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। और आगे जाके देखिए, आप पता बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीजें दोस्तों इस कोर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल स्टोरी। तो मतलब जो इंडिया में पता है बजट 1860 से प्रेजेंट हो रहा है। 1860 से लाइक जेम्स विल्सन वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेजेंटेड यूनियन बजट। यूनियन बजट का मतलब होता है कि सेंट्रल लेवल पे जो बजट होता है उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, राइट। सो दोस्तों, क्या हुआ उस समय मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बजट आया ना, और आप लोगों को भी ये स्टोरी सरप्राइजिंग लगेगी। तो गवर्नमेंट ने ये प्रेजेंट किया कि हम लोगों ने, मतलब मैं इस सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, हम लोगों ने 100 रुपीज स्पेंड किए, ये है एक्सपेंडिचर, एंड वी अर्नड 120 रुपीज, ठीक है। गवर्नमेंट हैज सेड दिस, राइट। तो इसके अनुसार देयर प्रॉफिट वॉज ₹20। ओके, दिस इज गुड। आप सब लोग तालियां बजा रहे हैं इस चीज के लिए, बट आप मुझे बताइए ये पैसा कहां जा रहा है? एक गवर्नमेंट का बजट हमेशा लॉस में होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो एक तरह से प्रजा है, उनके पास पैसा सरप्लस में हो सके। आपकी स्पेंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पे दोस्तों हम टर्म सुनते हैं डेफिसिट। अगर आप लोग न्यूज़पेपर में कहीं पे भी डेफिसिट देख रहे हैं ना, कहीं पे भी डेफिसिट लिखा रहता है, इट्स अ गुड थिंग। एक छोटा सा डेफिसिट, 3-4% का डेफिसिट होना चाहिए, क्योंकि भाई जो एक्सपेंडिचर है ना, वो फ्यूचर की ग्रोथ के लिए एक इन्वेस्टमेंट पाथ होता है। तो उन्होंने ये चीज बोली, और वो एक लैंडमार्क इवेंट था मेरे हिसाब से। जितनी भी हिस्ट्री है, बहुत कम टाइम कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट ऐसा बजट प्रेजेंट करती है जहां पे वो प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल बजट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे बजट की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बजट, और बहुत सिंपल सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे। और इट स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू विद 100 रुपी नोट, राइट। जस्ट इमेजिन दैट यू आर हैविंग 100 रुपी नोट, ठीक है। और देखो, ऑफलाइन में मैंने ये चीज बता रखी है बच्चों को, तो ऑफलाइन में मैं बच्चों के साथ डिस्कस भी करता हूं इस चीज को। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है ना, इफ आई गिव यू 100 रुपी नोट, व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू? बताओ। समोसा खाएंगे, ठीक है, समोसा खाएंगे, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू विद इट इज बजटिंग। अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू विद इट इज बजटिंग, सिंपल, राइट। और एक टास्क आपको दूंगा मैं इसके बाद, मतलब फैमिली टास्क है, सिंपल है ना भाई, मतलब ऐसा टास्क जो पॉसिबली आपके अंदर लाइफ स्किल्स डेवलप करेगा, राइट। और
ऐसी स्किल्स डेवलप करेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को बताया था मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बहुत जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जिनको ये आइडिया है कि यार हमारा बच्चा एकेडमिकली कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा कि जेई क्लियर कर लेगा, नीट क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे को बस एक ये फाइनेंशियल लिटरेसी दे दो, आप फाइनेंशियल लिटरेसी दे दो। अगर किसी बच्चे को ये समझ में आ जाए ना कि इन 100 रुपयों का करना क्या है, राइट, व्हाट शुड वी डू, एंड लाइक दिस इज ऑब्वियसली इंडिकेशन मतलब भाई मैंने बड़े एग्जाम्पल को छोटा करने के लिए 100 रुपीज किए। मतलब मान लो कि पूरे देश की सारी नीड्स 100 रुपीज में अगर मतलब समअप की जाए कि 100 रुपीज में ये सारी डिमांड पूरी कर दी जाएंगी, तो इस 100 रुपीज के साथ गवर्नमेंट क्या करती है वो हम आपको, वो बेसिकली बजट होता है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू विद इट इज बजटिंग, ठीक है। तो अब बच्चा क्या बोल रहा है, देखो 50 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचेंगे और 200 रुपए कमाएंगे, ठीक है। देखो दोस्तों यहां पे बिजनेस की बात नहीं चल रही। पॉइंट ये है कि सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि मनी कैसे लगेगी, ठीक है। सो माय आंसर इज, बता जो भी बच्चे, जो आशुतोष भाई ये बोल रहा है कि भाई 50 रुपए सर लगाएंगे किसी बिजनेस में, बस दैट इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। उसके बाद तुम क्या करोगे वो तो डिपेंड करेगा मार्केट पे, ठीक है। अभी भैया मार्केट इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, कि तुमने सोचा कि सर 50 रुपए लगाए 60 रुपए आएंगे, फिर 70 आएंगे, फिर 80 आएंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी मार्केट कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, उसका मीनिंग होता है। ऐसे ही नहीं कि भाई इंग्लिश में कुछ बढ़िया राइमिंग हो रहा है तो फिर इससे ये स्टेटमेंट बोल दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू विद इट इज बजटिंग। अब ये हो गया। अब देखिए मैंने अलग अलग यहां पे सिंबल्स यूज किए और यहां पे एक चार्ट बनाया, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क, राइट। एक मंथ के लिए आप लोगों को करना है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च और फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। और मैंने बताया था ना आपको, मैं एम्स्टर्डम था, एम्स्टर्डम में ये एक्सरसाइज हर घर में होती है, मैंडेटरीली होती है। इंडिया में भी होती है बट इतनी अपेरेंट नहीं है, मतलब एटलीस्ट बच्चों को तो नहीं पता होती। कुछ बच्चों को पता होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो इन अ डायरी दे मेंटेन देयर मंथली बिल्स, राइट। मैक्सिमम फैमिलीज का इनफ्लो, है ना, मैक्सिमम फैमिलीज का इनफ्लो फिक्स होता है। दोस्तों आप लोगों को पता है मैक्सिमम लोग आज भी जॉब ही कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो भी बच्चे, मतलब एटलीस्ट जो ये वीडियो सुन रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हैं। इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो का मतलब दोस्तों ये होता है जो मनी आ रही है, ठीक है। तो इनफ्लो आप लोगों के घर पे फिक्स होगा एक, भाई आपके पेरेंट्स की जो सैलरी होगी, राइट, ये फिक्स होता है, ये इनफ्लो है, राइट। ये हमने ऊपर लिख दिया, यहां पे लिख दिया कि भाई x रुपीज है। फिर मंथली बिल्स हमने किए। मंथली बिल्स के अंदर क्या आता है? बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, पेट्रोल, भाई डीजल भी किसी से भी चल सकती है, आजकल तो खूब खर्चा आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कोई मंथली आपकी ईएमआईज है, कोई मंथली ईएमआईज है, मान लो इंश्योरेंस की वजह से ईएमआई है, ईएमआई होती है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये सारा एक्सपेंडिचर दोस्तों क्या है? आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और इंश्योरेंस या फिर ईएमआई, ये तो ऐसे एक्सपेंडिचर है ना जो सोचे जा सकते हैं कि यार ये तो इतने होंगे। तो आप मंथली बिल के बाद ये लिखते हैं कि भाई इस महीने क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, है ना। और आप ऑब्वियसली फरवरी में जनवरी का लिखेंगे, क्योंकि आप जनवरी का बिल पे कर रहे होंगे फरवरी में। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। बेसिक लेवल पे दोस्तों ये जो अकाउंटिंग है ना, ये जो अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, आप ये मान के चलो ये एक तरीके से बजटिंग है। आपके पास जो इनफ्लो आया ना उसका आप क्या कर रहे हो, वो बजटिंग है। बजटिंग एक ऐसा फिनोमिना नहीं है जो केवल मनी रिलेटेड है कि भाई पैसे है तो उसी से रिलेटेड बजट करेंगे, बट सबसे ज्यादा यूज मनी टर्म्स में होता है। अगर मैं फैमिलीज की बात करूं तो किसी भी फैमिली के अंदर जो ये इनफ्लो होता है उसका क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो बजटिंग होता है, वो बजटिंग होता है, राइट। तो चलिए अब एक सिंपल सा बजट बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। आप लोगों का काम क्या है, मुझे बस ये बताना, देखिए, है ना, एक फैमिली है, मान लीजिए आप लोगों की फैमिली, अपन मान लेते हैं एक फैमिली है, राइट। आप लोगों का काम बहुत सिंपल है, आप मुझे ये सोचिए, ये सोच के बताइए बस कि भाई अगर
100% है ना, 100% में अपन कैलकुलेट करते हैं, 100% आपके पास इनफ्लो है। मतलब इनफ्लो मतलब देखो भाई 100% रिप्रेजेंट कर सकता है 1 लाख को, 10 लाख को, 20 लाख को, जितनी आपकी मंथली इनकम है, राइट? ठीक है, यस वी डू इट ऑन अ डेली बेसिस। अंकुश बिल्कुल सही बोल रहा है, वी डू बजटिंग ऑन अ डेली बेसिस। यस, दिस इज अ रियलिटी। बट पॉइंट ये है कि जो चीज हम रेगुलरली कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें स्ट्रक्चर भी पता चल जाए, सोचो कितना बढ़िया होगा। ठीक है, एक बच्चा भी बोल रहा था कि सर ब्रश तो करके आए हो ना। मैं आप लोगों को ब्रश से रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ। सो देखो दोस्तों, क्या है कि मेरे क्या है कि एक दांत है जो मतलब होता है ना, मिल्क टीथ हटके टीथ आते हैं, तो मेरे 33 टीथ है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जैसे पूरी दुनिया ब्रश करती है वैसे ही करता हूं, और ब्रश भी रोज करते हैं, 2 बार करते हैं। अब आप सोचना, फिर भी मेरे बीच में कैविटी पैदा हो गई थी एक बार। अब मुझे किसी स्पेशलिस्ट, जो डेंटिस्ट कहते हैं जिनको, उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई, और उसके बाद से मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। तो पॉइंट ये है कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, उसमें भी अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर पता चल जाए ना, तो हो सकता है कि आप वही चीज बेटर कर पाओ। क्योंकि और उसमें स्ट्रक्चर पता चलना और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर दिन कर रहे हो। आप सोच के देखो, हर दिन कोई आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आप बेटर हो जाओ कुछ चीज जानने के बाद, तो कितना बढ़िया बात है। समझ रहे हो? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? तो अब देखो 100% है। अब आपको मुझे सिंपल ये बताइए, मैं एक चीज बोलता हूं, एक्सपेंडिचर हेड्स। एक्सपेंडिचर हेड्स को मैं कैसे डिफाइन करता हूं? कैटेगरीज इन विच यू विल बी स्पेंडिंग, कैटेगरीज इन विच यू विल बी स्पेंडिंग, राइट? भाई आप कैसे पैसा खर्च कर रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे एक हो गया बिल्स। बिल्स को मैं एक ही कैटेगरी रखता हूं, भाई इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन, रिचार्ज भी तो होता है भैया। अब बाकी की कैटेगरीज आप बताइए, बाकी की कैटेगरीज आप बताइए। फूड, यस। ग्रोसरीज, बेसिकली एक बच्चा बोल रहा है सर ग्रोसरीज, यस इट्स एन एसेंशियल थिंग, व्हाई नॉट? और सोचिए, और सोचिए, जो मतलब मैक्सिमम घरों में होता है। व्हीकल सर्विसेज मतलब पेट्रोल डीजल, सर पेट्रोल डीजल जिसको गैस बोलते हैं बाहर लोग, पेट्रोल डीजल। और दूध, अबे दूध तो ग्रोसरी में आ गया है, अलग से दूध चाहिए तेरे को। और क्लॉथिंग, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्लॉथिंग मतलब फी, इसको बोलते हैं फी। और होम लोन, देखो होम लोन जरूरी नहीं है सबका चले, ठीक है? तो फिर भी मैं लिख लेता हूं लोन्स, किसी ना किसी तरह का लोन्स चलते रहते हैं लोगों के, ठीक है? लोन्स। और LIC, जीवन बीमा योजना। अब एक बच्चा बोल रहा है क्लोथिंग। अब आप सोचो, हर महीने कपड़े खरीद रहे होगे आप, हर महीने आप लोग कपड़े खरीदते हैं, या ये एक सीजनल चीज है? सम थिंग्स आर सीजनल, सम थिंग्स आर सीजनल, और उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। जैसे बाइंग अ व्हीकल, ये एक सीजनल चीज है, राइट? भाई कुछ लोग 2 साल में एक बार खरीदते हैं, कुछ लोग 3 साल में एक बार खरीदते हैं। मतलब देखो, आप सोच के देखो, ये टर्मिनोलॉजीज अगर आप यूज करोगे ना, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लोथिंग मैं यहां पे मानता हूं सीजनल है, भाई सीजनल है, सीजनल है या नहीं है? बताओ। EMI बिल्स में नहीं आया, देखो EMI एक अलग चीज है, ठीक है? बिल्स बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कंज्यूमेबल्स होते हैं। कंज्यूमेबल, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, वाटर कंज्यूम करते हो, फोन में भी एक कंजम्पशन होता है, डेटा कंजम्पशन। तो कंज्यूमेबल्स में बेसिकली मैं बिल्स ले रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं, ये कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, जैसे आप इकोनॉमिक्स के पेपर में लिख के आगे सर ने प्रीवियस सर ने ये बताया था, आप तो सही करो मेरे, ये मैं स्टैंडर्ड, मैं आपको कॉमन सेंस से बता रहा हूं, ठीक है? कॉमन सेंस बता रहा हूं। भाई तुम्हें बिल यहां गिनना है, लोन को यहां गिनना, गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट मैं जनरली एक वो चीज बता रहा हूं, ठीक है? अब दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं, इंडिया इज सेविंग हैवी इकोनॉमी। सेविंग हैवी इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि इंडिया के पास सेविंग्स हैं, राइट? अब आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को 2 सिचुएशन देता हूं, आप कैसे इन 100% को डिवोट करेंगे। आपने सबसे पहले 30% आपने निकाल लिया टू सेव। नाउ इन 70% यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। बी, सिचुएशन बी ये है
you are spending 70% and then save 30%. Which is more? आप बोलेंगे सर ये तो दोनों सेम ही है. Which would you prefer? बताओ आप क्या प्रेफर करेंगे, बताओ आप क्या प्रेफर करेंगे. ठीक है, अब देखो दोस्तों, एंशिएंट विजडम ये कहता है, सो दिस इज इंडिया. मैं आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, दिस इज इंडिया एंड दिस इज वेस्ट. मैं आप लोगों को बहुत ऑनेस्टली बताऊं, अगर जैसे कोई आपको बोले ना सर एक बार में आप स्पेंडिंग पैटर्न्स बताओ, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. इंडिया में इंसान पहले सोचने की कोशिश करता है, और ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन है. मैं आप लोगों को दो चीजें बताता हूं. इंडिया का 21-22 का इकोनॉमी ग्रोथ 11.5% होने वाला है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है. इंडिया ने कोरोना के पैंडेमिक को रिलेटिवली बहुत अच्छे से फाइट किया है, बिकॉज उसके पास बैंक बैलेंस था. समझ लो, बैंक बैलेंस होना जरूरी है. किसी भी चीज को फाइट करने के लिए बैंक बैलेंस चाहिए. कोई भी वॉर होती है ना, जैसे भाई वॉर हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, तो उसके लिए आपको चाहिए बैंक बैलेंस. तो भाई पैंडेमिक हुआ, इतनी सारी चीजें, तो और आज इंडिया अपने आप को इतना केपेबल बना पाया है कि मैक्सिमम जगह पे वैक्सीन वो एक्सपोर्ट कर रहा है. तो उसके लिए क्या चाहिए थी भैया? सेविंग्स. तो मैंने आप लोगों को क्या बोला? इंडिया सेविंग. तो भाई पहले इंडियन सेव करने की सोचते हैं, और उसके हिसाब से भाई आप लोगों ने सुना होगा कि यार इस महीने हम आपको कपड़े नहीं दिला पाएंगे. कभी पेरेंट्स बोलते हैं हम अगले महीने दिलाएंगे, अगले महीने के बजट में उसको इंक्लूड करेंगे. तो ये जो लाइफस्टाइल है ना दोस्तों, ये इंडियन लाइफस्टाइल है, एंड दिस इज प्रिफर्ड. क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है यार, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता है. मतलब ऑब्वियसली कोविड जैसी सिचुएशन तो 100 साल में एक बार आती है, बट अनसर्टेनिटी ज्यादा है. इंडिया के अंदर लोग इस तरह से सोचते हैं कि भाई पहले सेव करेंगे, फिर उसके हिसाब से भाई सेव करके अमाउंट अलग कर लिया, उसके हिसाब से स्पेंड करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो तो देना ही है, और ये परसेंटेज जो है ना सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है. ठीक है, सेम गोज हियर. अब यहां पे आपने अगर स्पेंड करने का सोचा ना, पहले तो स्पेंड करेंगे, फिर जो बचेगा ना, अब बोला पापा 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 मेरा बर्थडे है. ठीक है, तो पापा ने बर्थडे तो अकाउंट कर रखा होगा, बट पापा आज मैं स्कूल में ऊपर से सेकंड आया हूं, तो प्लीज मेरे को एक अच्छा सा टॉय दिलाओ, या फिर 500-600 रुपए का, या फिर कुछ कपड़े दिलाओ. वो अगर उन्होंने अकाउंट नहीं कर रखा है और सेविंग का पहले नहीं सोचते हैं, तो वो दिला देंगे. ओ वाह वाह वाह, ऊपर से सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो वो पहले स्पेंड करेंगे, तो ये अमाउंट इनवेरिएबली हमेशा लेस देन 30% आएगा, लेस देन 30% आएगा. ठीक है, आप लोग एक बहुत प्रैक्टिकल बात सुनना, अपने पेरेंट्स से बात करना. डेफिनेटली यू विल गेट द सेम आंसर जो मैं आपको आंसर दूंगा. अगर कोई भी पर्सन ये सोचता है ना किसी भी एक्टिविटी में कि 100 रुपए लगेंगे, तो एक्चुअली 110 रुपए लगते हैं. फिक्स है, आप बात करके देख लो. ठीक है, हर चीज का बजटिंग होती है इंडिया में, हर चीज. और जब आप बड़े हो जाओगे ना, आप भी कर रहे होंगे, किसी की शादी है भाई 20 लाख रुपए लगाने हैं, 23 लाख रुपए लगेंगे. सर बर्थडे पार्टी है 2 लाख रुपए लगाने हैं, 2,10,000 रुपए लगेंगे, 20,000 लगेंगे. ज्यादा ही लगते हैं, कम नहीं लगते. तो ये मेंटालिटी जो है ना, ये मेंटालिटी हमेशा आप ये मान के चलो कि जनरली कम सेव करवाती है. और इसलिए ये वाली जो मेंटालिटी जनरली इंडिया में तो यही प्रेफर होती है, और दैट इज व्हाई इंडिया को वन ऑफ द स्ट्रांग इकोनॉमी कहा जाता है. स्ट्रांग मतलब कि यार इतनी बड़े देश को लेकर चलने के बाद स्ट्रांग है. ओवरऑल तो अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में तो बहुत मतलब रिलेटिवली नीचे ही पोजीशन आती है, बट फिर भी एक स्टेबल इकोनॉमी कहा जाता है. सो आई होप आप लोग को समझ में आई ये बात. सी गाइस, दीज आर जस्ट नंबर्स, है ना. एक बच्चा बोल रहा है कि सर 30% की जगह 10% होना चाहिए. मैं क्या बोल रहा हूं? इंटेंट इज एक्सप्लेनिंग. इंटेंट ये है कि इन सब हेड्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड आता है, सेविंग. ये है इंपॉर्टेंट बात. और बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं ना, अगर आपको 100 रुपए मिले ना, उसको फाड़ना नहीं है, उसका चेंज करवा के क्या आप अपने जो पिगी बैंक होता है ना, क्या आप उसके अंदर 20 रुपीज डाल रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है, समझे? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 100 रुपए अगर आपको मिले तो आप पहले डेयरी मिल्क खरीदने जा रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, उसके बाद 20 रुपीज इसमें डालते हो या पहले 20 रुपीज डालते हो, राइट? तो मैंने आप लोगों को, देखो पॉइंट ये है, इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों चीजें बताई जाती हैं, डिसाइड इंसान खुद करता है.
समझे क्या? डिसाइड इंसान खुद करता है, चीजें केवल बताई जाती है। सो दोस्तों, एक सिंपल सी स्टोरी हमने यहां पे लिखी है, व्हाई यू शुड बजट, व्हाई यू शुड बजट, राइट? तो ऑब्वियसली देखो यार, लाइक है ना भाई, हमारे जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने काफी मेहनत की है, तो इसको भी आप अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है? सो देयर वर टू फ्रेंड्स, बोथ अर्न रुपीज 1 लाख ईच। हाय प्रणीत, हाय गोपाल, यो 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 यो, दोनों 1-1 लाख रुपए कर रहे हैं। दोनों जो मेंटेलिटी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? गोपाल वुड स्पेंड हिज मनी in partying, unnecessary shopping, eating at restaurants and did not care to save money. If you remember, majority of the लोग जिनको स्टार्टिंग में पैसे मिलता है ना, वैसे ही करते हैं, और आपका भी पहला बिहेवियर यही होगा। When the day you start earning money, the day you get your first salary, you'll spend it. That's for sure. ये पता और अच्छी बात है ना भाई, सेलिब्रेट करो यार, पहली सैलरी, दूसरी सैलरी, बट लगातार आप खर्च नहीं कर सकते। हर महीने आप बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स भी नहीं खा सकते, बट गोपाल वॉज डूइंग इट, गोपाल वॉज डूइंग इट। गोपाल की पार्टी चल रही थी, समझ रहे हो? मतलब ये गोपाल है, ये गोपाल के कपड़े हैं, और यहां पे देखो पार्टी चल रही। तो ये चीज है दोस्तों। सो गोपाल वुड स्पेंड हिज मनी इन पार्टिंग, अननेसेसरी शॉपिंग, ईटिंग, ठीक है? और ये प्रणीत है, देखो जैसे ही सैलरी आई भाई, उसने एक सेविंग अकाउंट बना रखा था उसने। मतलब ये तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि वो पैसे लेके यहां पे आया, बैंक में जमा कराया, ये तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्चुअली मनी कैसे स्पेंड होती है? मनी स्पेंड होती है, मनी सेव होती है जब आप एक अकाउंट में या तो एफडी करा लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि वो फिक्स्ड है, वहां पे आप पैसा डिपॉजिट करते रहो, इट इज लाइक अ पिगी बैंक फॉर यू, ठीक है? बट इस पिगी बैंक की ये कंडीशन है कि इसमें अगर आप पैसा डाल के रखोगे ना, तो पैसा बढ़ेगा, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, जो बैंक आपको देता है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा, बट पॉइंट ये है कि प्रणीत वुड से 50% ऑफ हिज सैलरी इन बैंक एवरी मंथ, ठीक है? यार अब आप सोचो, एक बच्चा बोल रहा था सर 50% कैसे सर, 30% कैसे? परसेंटेज में नहीं सोचता इंसान सोचता है कि यार क्या मैं 50,000 में अपना घर खर्च चला लूंगा, है कि नहीं? प्रणीत ये सोच रहा है कि भाई 50,000 में क्या मैं अपना घर खर्च चला लूंगा। अब आप मुझे बता दो, क्या 50,000 में खर्चा चल सकता है घर का? मेरे हिसाब से तो चल सकता है। एग्रीगेट लेवल पे बात करो, देखो पॉइंट यही है इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों, एक चीज हमेशा समझना, एग्रीगेट लेवल पे बात होती है, एवरेज लेवल पे बात होती है। ये नहीं ऐसे तो यार देखो भाई सर, अगर कोई बहुत लेविश, मतलब मुंबई में हीरानंदानी में रह रहा है, जहां पे एक घर का रेंट 2 लाख रुपए है, तो वो वहां पे 50,000 में कैसे चलेगा? अबे गधों, वहां पे रह भी वही रहा होगा जिसकी सैलरी 5 लाख होगी। सोच के तो देखो। पॉइंट ये है कि एग्रीगेट लेवल पे सोचो, अगर किसी इंसान की सैलरी 1 लाख है ना, तो वो उसी हिसाब से तो स्पेंड करेगा। सोच के तो देखो, तो 50,000 बचा सकता है। वो ऐसे घर में रह रहा होगा जिसका रेंट 15,000 होगा, ग्रोसरी का 5-7 हजार का खर्चा मान लो, इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 का खर्चा मान लो, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह सब, राइट? उसके बाद वो ये भी बजट कर लेगा कि भाई 4 वीकेंड्स हैं, उसमें से क्योंकि मैं बैचलर हूं तो मैं पार्टी भी कर सकता हूं थोड़ी बहुत। ये सब करने के बाद भी 50,000 बचाए जा सकते हैं। तो ये चीज है दोस्तों। सो प्रणीत वुड सेव 50% ऑफ हिज सैलरी इन बैंक एवरी मंथ। अब ये मिसहैप्स होते हैं। आफ्टर 5 years गोपाल हैड अ मेडिकल इमरजेंसी बट डिड नॉट हैव मनी टू पे हॉस्पिटल बिल्स एज ही नेवर केयर्ड फॉर सेविंग मनी। भाई थोड़ी बहुत सेविंग की होगी, बट एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई जो बहुत बड़ी है, ठीक है? ना तो इसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था, कौन सोचता है यार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है? और देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं तो मैन ऑफ इकोनॉमिक्स हूं, मैंने पढ़ी है ढंग से इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरी जॉब का पार्ट था। मैंने अपनी जॉब के पहले 2 साल में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया था, नो हेल्थ इंश्योरेंस। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा, एज ही नेवर केयर्ड। पॉइंट ये है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही सही किसी के साथ। मतलब कोई बच्चा, पता है मेरे को, मैं जब भी ये चीज एग्जांपल बताता हूं ना, ये बोलता है सर ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। जो बंदा सेव कर रहा हो, अब मान लो सर उसको कैंसर हो जाए, कैंसर में तो बहुत ही करोड़ों में खर्चा चला जाता है, फिर क्या होगा? यार पॉइंट ये है कि ये चीज सही बात है कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी खर्चा हो सकता है। पॉइंट क्या है कि अगर ये सेव करता ना, तो कुछ तो बेटर सिचुएशन होती, इंक्रीमेंटली बेटर होती, बट कुछ तो बेटर सिचुएशन होती। ये इंपॉर्टेंट है। फिर he had to lend money from Praneeth with a promise that he will return him the money back in 1 year of time period. तो अब देखो, उसके मेडिकल इमरजेंसी हुई, उसने देखो राजू बन गया जेंटलमैन,
पैसे मांगे, इसने पैसे दिए, लोन्स, ठीक है। देखो मैं बैंक भी दिखा सकता था यहाँ पे, मेरे को बैंक वगैरह नहीं दिखाने, अभी मेरे को सिंपल सिचुएशन समझनी है। अगर आप खुद सोच के देखो, पहले तो यही होता था ना यार, पहले तो यही होता था ना, दो अच्छे दोस्त हैं, अगर किसी के जीवन में परेशानी आ रही तो दोस्त से तो मांगोगे, फैमिली से तो मांगते ही हो, बट दोस्त से भी तो मांग सकते हो ना आप लोग। तो पॉइंट ये, राइट। तो इसने मांगे 1 साल के बाद। तो अब देखो जीवन में देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो ऐसे दिलदार दोस्त होने चाहिए, या फिर आपके खुद के अंदर इतना दिमाग होना चाहिए, इतनी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि आप मनी सेव करो। अब आप बताओ क्या प्रेफर करोगे, है ना, ऑनेस्टली बताना ना, ऐसे नहीं मजाक में नहीं। आपको दो ऑप्शन है, व्हाट वुड यू प्रेफर, विल यू सेव मनी और वुड यू रादर बी फ्रेंड्स विद। तो आपको समझ में आया कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से हमारी, अब बच्चे बोल रहे थे कि सर इंडिया से कैसे होगा। So India's gross saving rate was measured at 31.4% in March 2020 compared with 30.6% in the previous year. ठीक है, ये एक फैक्ट है, देख लो आप, ये फैक्ट है कि इंडिया की जो सेविंग है, इसलिए मैं 31% पे, ये इसलिए मैं 30% के अराउंड ले रहा था। तो ये ग्रॉस सेविंग्स है। ग्रॉस सेविंग्स मतलब देखो कैसे कैलकुलेट होती है, बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो इंसान सेव कैसे करता है मनी, या तो फिक्स डिपॉजिट में होते हैं, उनके लॉकर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सेविंग हो गई, ये इंडिया लेवल पर है, ठीक है, पूरे इंडिया लेवल पर ये सेविंग है। अच्छी चीज है, मैं बता रहा हूं, ये इट्स अ वेरी हेल्दी साइन, इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी इकोनॉमी। अब देखो दोस्तों, जब इंडिया के पास बजट बनाने के लिए सिचुएशन आती है ना, कोई भी यूनियन मिनिस्टर होता है, ठीक है, तो आप ये प्रोसेस समझिए कि भाई हाउ इज बजट मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो ऐसा नहीं कि भाई 100 रुपए मेरे पास, मैंने एक इधर डाला, ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। और फिर इस साल के बजट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की इनकम के बारे में बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है। बजट बनाने के लिए पहले इनफ्लो रिक्वायर्ड है, मैंने यही चीज बोली थी आपको, यही चीज बोली मैंने, इनकम मतलब कैसे इनफ्लो होगा। तो भाई देखो, टैक्सेस दो तरह के होते हैं और पता है, ये मेरे को पता गजब लगता है, मतलब पता है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैंने कहा यार सही है, बेवकूफ तो हम ही है, ठीक है। मतलब हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि भैया आप, है ना, सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है, आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो सरकार इसमें से टैक्स लेगी। क्यों? क्योंकि सरकार आपको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दे रही है, इस कंट्री में आप रह रहे हैं, पीस लविंग कंट्री में है, पब्लिक फैसिलिटीज दे रही है, पार्क्स दे रही है, रोड्स दे रही है, सब बहुत बढ़िया, मतलब हेल्थ दे रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है जो आप एक्सेस कर सकते हो। यू आर इंटाइटल्ड टू सो मेनी थिंग्स। आप यूज करते नहीं करते वो अलग बात है, कुछ चीजें आप डेफिनेटली यूज करते हैं, रोड्स आप यूज करते हैं, पार्क्स आप यूज करते हैं, फ्रेश एयर आप यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग यूटिलाइज करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। बहुत सिंप्लीफाइड, ये मत बोलना सर 1 लाख का तो ये होगा, कुछ ज्ञाता लोग हैं यहाँ पे, बट मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। तो भैया 20,000 गवर्नमेंट के पास चला गया, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। ओहो, डायरेक्ट टैक्स मतलब, डायरेक्ट मतलब भाई तुम्हारे पास आने से पहले चला गया। अगर कोई स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक मतलब कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनीज डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देती हैं, आपके पास आता ही नहीं है ये पैसा। फिर उसके बाद आप सेविंग्स करके कुछ करके टैक्स रिटर्न लेते हो, वो बात की बात है ना, वो सब बात की बात है। आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा, अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है भाई साहब जैसे जीएसटी है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स ये है ए और ये है बी, ठीक है। ये बुक्स बनाता है, ये बुक खरीदता है, ये कस्टमर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है इस आदमी को, अंकल आप बुक बनाते हैं, बुक पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड बता रहा हूं फिर से, देखो वैसे स्टडी मटेरियल पे जीएसटी बहुत कम है, बट मैं आपको सिंप्लीफाइड बता रहा हूं, बुक देना पड़ेगा। ये बोलता है अंकल बताइए कितना जीएसटी है, वो बोलता है 10 रुपए। तो इसने 100 रुपए की किताब है ना, उसमें 10 रुपए जोड़े जीएसटी के, 110 रुपए। अब जीएसटी किस पे लगा, इस पे। दे कौन रहा है,
इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस देखते हो ना आप लोग, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस दे कौन रहा है? ये आदमी। इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं कि लगा इन अंकल पर, दिया इन अंकल ने, ये हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब लगा भी इन अंकल पे, दिया भी इन अंकल ने। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स, भाई इनकम टैक्स आप पे लगता है, आप ही देते हो, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट क्या हो गया? लग किसी और पे रहा है, जो बुक बना रहा था, बट क्योंकि आपने बुक खरीदी, उसने आपसे पैसा लिया है 10 रुपए, और इसलिए हम कह रहे थे भैया पागल बना रहे हो। भाई दे तो हम ही रहे, टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, सभी हम ही तो दे रहे हैं एक तरह से, सोच के देखो, है या नहीं है? फिर इन्होंने पैसा ब्याज पे दे रखा है बैंक वालों ने, ठीक है। एसबीआई, जैसे एसबीआई गवर्नमेंट का बैंक है, तो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। कैसे इंटरेस्ट अर्न करते हैं? भाई किसी बैंक ने 100 रुपया दिया आपको कुछ भी करने के लिए, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ऐसा होता कि 100 रुपए में गाड़ी मिल जाती, बट ऐसा तो हो ना सका। ऐसा इसलिए ना हो ना सका क्योंकि हम सिंप्लीफाइड डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बैंक ने आपसे लिए 115 रुपए, तो ये 15 रुपए उसका प्रॉफिट है कि नहीं? और पूरा 15 रुपए प्रॉफिट नहीं है, ऐसा नहीं भाई 100 रुपए तो उसने दिए ही थे, इस 15 रुपए में उसको अपने लोगों को सैलरी वैलरी सब देनी है, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। बट पॉइंट ये कि इससे भी एक इनकम होती है। फिर सरकार की खुद की फैक्ट्रीज है, सरकार की खुद की फैक्ट्रीज है, भेल, एमटीएनएल, नाल्को, हेल मतलब एल्यूमिनियम वाली, ठीक है, गेल, गैस इंडिया, गेल अथॉरिटी ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी, एनटीपीसी, आरईसी, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब गवर्नमेंट की फैक्ट्री है एक तरह से मान लो। तो भैया जो भी फैक्ट्री खोलता है वो पैसा कमाता है ना, तो ये भी पैसा कमाएगा ना, और ये पैसा ज्यादा कमाते हैं रिलेटिवली। क्यों? क्योंकि इनको भैया वो रेंट वेंट ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं लगता, ये सब चीजें, ये सब लोग पैसा कमाते हैं। भाई कितने सारे पेट्रोल पंप देखे आपने यार, भारत पेट्रोलियम के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के, और इंडियन ऑयल के, कितने सारे पेट्रोल पंप देखे आप, देखो कितना पैसा कमा रहा है। तो ये सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है। अब क्या आपको ये समझ में आया इंडिया का गवर्नमेंट का इनफ्लो क्या है? इनफ्लो समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि भाई भारत के पास पैसा कहां से आ रहा है, हाँ या ना? सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार एक वो उस फैमिली के करीब है, उस फैमिली में 3 तरह से पैसा आता है। एक है टैक्स, दूसरा है उनकी फैक्ट्रीज है, तीसरा उन्होंने कुछ पैसा दे रखा है मार्केट में और उसका ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है। ये बेसिक लेवल पे बात समझ में आई क्या? और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा? डायरेक्ट और मतलब इसकी पता डेफिनेशन बहुत शब्दों में बहुत ही चमत्कारी है, समझ रहे हो? शब्दों में बहुत चमत्कारी लगती है मगर समझने में बहुत ईजी है। भाई जिस पे लगा उसने अगर दिया तो डायरेक्ट, जिस पे लगा उसने ना दिया किसी और ने दिया तो इनडायरेक्ट, खत्म। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। इस बार के बजट में अगर आप लोगों ने देखा हो तो हेल्थ का एक्सपेंडिचर ड्रास्टिकली अप हो गया है, बहुत ज्यादा अप है, ठीक है। एजुकेशन का कम हो गया है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, डिफेंस। अब आप मुझे बताइए इन पांचों में से आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो अब देखो, अब आपको सरकार की मेंटालिटी बताता हूं, सरकार की मेंटालिटी बताता हूं और आप लोग देखना कि अच्छा सर नाउ इट मेक सेंस। अब आप लोग को समझ में आएगा, ये पार्ट ऑफ द लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। हर सरकार के लिए अलग अलग प्रायोरिटी होती है। अगर आप लोगों ने देखा हो दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्पेंड करती है, उसकी एक फिलॉसफी है, उसकी एक थॉट प्रोसेस है कि अगर हम बच्चों के भविष्य पे इन्वेस्ट करेंगे तो दिल्ली का भविष्य ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे जाके दिल्ली को चलाएंगे। थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, ठीक। एक पर्टिकुलर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पे पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करती है, उसका थॉट प्रोसेस ये है कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे जो भी है, प्रैक्टिकल स्किल्स अक्वायर करेंगे, बट ये सब अक्वायर करने के बाद उनको जॉब कौन देगा? उनके पास जॉब होनी चाहिए ना। जॉब कैसे होगी? जब बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी। फैक्ट्रीज कैसे होंगी? जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई? रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेल हो गया, रोड हो गया। आप इमेजिन करो कि एक शहर है जहां पे एयरपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। एयरपोर्ट होना क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। कोटा के अंदर एक बहुत बड़ी एमएनसी अपनी फैक्ट्री खोलने वाली थी। उसका रीजन ये था कि IIIT कोटा, जो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम में होने वाला है, वो कोटा में था। तो उनको लगा कि भाई इससे रिलेटेड जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। IT कंपनी थी।
एक रीजन की वजह से उन्होंने नहीं खोला, केवल एक रीजन की वजह से, कोटा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोटा में ढंग का एयरपोर्ट नहीं है। अब इस फैक्टर को लेके इमेजिन कीजिए, उस कंपनी की वजह से 5 से 6 हजार इंप्लॉयमेंट क्रिएट होता, 5 से 6 हजार घर उनकी वजह से बसते और अच्छा करते, मगर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को संज्ञान में रखते हुए जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने कोटा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने स्टार्ट कर दिए, राइट। तो ये एक चीज है, ये ड्राइविंग फोर्सेस है जो गवर्नमेंट को ड्राइव करती है कि कहां पे एजुकेशन, मतलब कहां पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कोरोना था, कोरोना ने ड्राइव किया कि हेल्थ केयर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज इंश्योर करता है कि भाई आपका भविष्य सिक्योर हो। एजुकेशन ये इंश्योर करता है कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और आगे जाके जो एक नेशन बिल्डिंग का काम है ना उसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट करें। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये होती है बेसिकली कि हम लोग, मतलब आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से समझो भाई। आज की तारीख में हमारी R&D लैब्स के अंदर ही तो बहुत सारी वैक्सीन बनी है, बहुत सारी वैक्सीन बनी है। अगर ये नहीं होती, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो क्या आप एक्सपोर्ट कर पाते क्या इतने देशों को? और इतने देशों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे जो पैसा आपके पास आ रहा है वो आप कमा पाते क्या? नहीं कमा पाते, ऑब्वियसली नहीं कमा पाते। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ये काफी कम होता है, इस पे जो बजटिंग है ना वो बहुत कम होती है। सेकेंड, भैया आपके ये डिफेंस की मैं बात करता हूं, भैया आपके इधर पाकिस्तान है, ठीक है, आपके इधर पाकिस्तान है, आपके इधर चाइना है, ठीक है, दोनों बहुत ही खतरनाक देश हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो बॉर्डर को तो वॉल करना पड़ेगा। बॉर्डर को वॉल करने के लिए उनको अत्याधुनिक वेपन्स देने पड़ेंगे क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक वेपन्स हैं, ये सब चीजें हैं ना, तो भैया इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए डिफेंस स्पेंडिंग एक नेसेसरी इविल है, मतलब ये एक ऐसा पैसा है जो कोई खर्च नहीं करना चाहता रिलेटिवली, बट करना जरूरी है फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर एक चीज का अलग अलग रीजन है। You need to understand each and everything. What is the rationale behind any decision that government is taking? Why demonetization happened? Why GST was rolled out? Why farm bills are being rolled out? Everything you need to understand. और ये सारी चीजें समझना जिम्मेदारी है आप लोगों की। अब ये चीज जो अगला एस्पेक्ट है वो क्या है? When the expenditure is more than income, then the government takes extra money from the World Bank. सिंपल सी बात है ना? ये एक बहुत अगेन सिंप्लीफाइड है। आप खुद सोच के देखो कि, है ना, और मैं आपको इसमें सिंपल सी चीज बताऊंगा, आप लोग खुद एप्रिशिएट करेंगे इसको, ठीक है, आप खुद एप्रिशिएट करेंगे इसको। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसको 100 रुपीज चाहिए, एक बैंक ऑप्शन है और एक है दूसरा पर्सन। तो पर्सन ये 100 रुपीज इससे लेगा या इससे लेगा, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, बताइए, इससे लेगा या इससे लेगा? ऑब्वियसली डिपेंड्स, बट आप लोगों को क्या लगता है? बैंक से अगर आप लोन लोगे तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, गिरवी मतलब कोलैटरल। भाई बैंक कैसे मान ले कि आप 100 रुपए उनको चुकाओगे? तो बैंक क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, आपको 100 रुपए चाहिए, आप एक काम करो, आपकी एक प्रॉपर्टी है उसको एज अ कोलैटरल दे दो, कोलैटरल टर्म यूज करते हैं वो, कोलैटरल दे दो, 2 साल का लोन है, 2 साल बाद हम लोगों को 120 रुपए देना आप, या फिर मंथली हम काट लेंगे, 120 रुपए आप दो और ये जो लैंड के पेपर ये ले जाओ। बहुत सिंपल है। इस पर्सन के पास ये गया, अब इसके पास लैंड है नहीं तो बैंक लोन देगा नहीं, तो ये इस पर्सन के पास जाता है। ये पर्सन लाला जी क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, देखिए आपके पास जमीन तो है नहीं, गहने गिरवी रख सकते हैं, गहने रख दीजिए। अच्छा, गहने अगर गिरवी रख दिए तो फिर आप हमसे 130 रुपए दे जाइएगा और अपने गहने ले जाइएगा 2 साल बाद। ओके, गहने भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भैया एक काम करो, फिर 100 रुपए हम दे देंगे, मगर जो ब्याज है ना वो 25% लगेगा, 30% लगेगा। तो अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तो आपको क्या देना पड़ता है? ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, बिकॉज जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है ना इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगेन ये चीज भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को क्यों ऐसा होता है। ऑब्वियसली खुद सोच के देखो ना यार, अगर इस पर्सन ने 2 साल तक ब्याज भी दे दिया तो 100 रुपए का 30% के हिसाब से 30 रुपया उसने 1 साल दिया, फिर 30 रुपए अगले साल दिया, सिंप्लीफाइड सोचो,
तीसरे साल भी उसने 30 रुपए दिया, चौथे साल भी उसने मान लो 30 रुपए दिया। अब इस पर्सन के पास 120 रुपए आ गए, इसने दिए थे 100 रुपए, 4 साल बाद 120 रुपए आए। और फिर इस आदमी ने बोला सर हमारे पास तो पैसा खत्म हो गया है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अब हम कुछ नहीं दे सकते आपको। तो भी ये सेफ है आदमी, क्योंकि इसको 120 रुपए मिल गए रिलेटिवली। बैंक इस जगह अलाउ ही नहीं करता, इस तरह के लोगों को बैंक लोन ही नहीं देता, राइट। तो ये चीज हम आपको बताते हैं अब, ठीक है। तो ये चीज हो गई सारी। तो जनरली बट प्रिफर लोग यही करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है बैंक की रिलेटिवली, तो बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं। तो आप ये सोच के देखो, वर्ल्ड लेवल पर ये वर्ल्ड बैंक है और ये डिफरेंट कंट्रीज है। ये लाला जी कौन है? डिफरेंट कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज के अंदर आता है कि यूएस ने इंडिया को इतनी क्रेडिट लाइन दी है। क्रेडिट लाइन मतलब कितना उधार दिया है कुल मिला के। सऊदी अरेबिया ने दिया है, इंडिया भी उधार देती है बाहर। तो ये लाला जी कंट्रीज है, ये बैंक वर्ल्ड बैंक है। तो मैंने क्या स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक स्टोरी से स्टार्ट किया था कि गवर्नमेंट का बजट हमेशा लॉस में होना चाहिए ताकि लोग प्रॉफिट कमा सके, राइट, ताकि लोग प्रॉफिट कमा सके। बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ जीरो सम गेम। कैसे भाई, गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए, ठीक है, अर्न। अब ये 100 रुपए किससे कमाए होंगे, आप सिंपल सोच के देखना, ठीक है। अर्न कितने लोगों से किए, जैसे ये पर्सन 1 है, बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल बता रहा हूं, ये पर्सन 2 है, ये पर्सन 3 है। अर्न किए 100 रुपए, कैसे? 40 इससे, 40 इससे, 20 इससे, ऐसा मान लो, ठीक है। ये गवर्नमेंट है, इसने स्पेंड किए 104 रुपए, इसको लॉस हुआ कितना? 104 में से 42 इसके पास गए, 42 इसके पास गए, और इसके पास 20 के 20 आए, मान लो। तो इसको नेट गेन कितना हुआ? तो अब आप बताओ, ये कंट्री बढ़िया है ना, जो खुद लॉस करके लोगों को पैसे कमवा रही है कि नहीं? एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट का काम है लोगों का वेलफेयर हो। तो ये जो डेफिसिट होता है ना, ये कहां से आता है? ये जो डेफिसिट है ना, ऐसे उग तो रहा नहीं है कहीं पे, पैसे पैसे भैया पेड़ तो होता नहीं है पैसों का। तो ये एक्स्ट्रा मनी जनरली वर्ल्ड बैंक से आते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बट मैंने सिंप्लीफाइड मॉडल दिया है आप लोगों को। समझ में आ गया कि अब आपको पूरी बजटिंग की साइकिल समझ में आ गई क्या? भाई बजटिंग में पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, और अगर पैसा जो आ रहा है वो कम है, जो कि होता ही है जा रहे से, तो वो एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? और इसके लिए क्या है, भारत सरकार टैक्स देती है, वो इंटरेस्ट देती है वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक को जो पेमेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं, और सेविंग्स भी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई। अब देखो दोस्तों, इन सब चीजों के अंदर बात किसकी हो रही है? टाइप्स ऑफ मनी की। हर जगह अलग अलग तरह का पैसा बताया ना मैंने आपको, कि भाई कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं पे पैसा जा रहा है। तो क्या आप लोगों को ये चीज जानने की इच्छा है कि भाई कितने तरह की अलग अलग मनी होती है? अचल संपत्ति बोलते हैं लोग, चल संपत्ति बोलते हैं, कितनी तरह की होती है? क्या आप लोग जानते हैं? क्या आप लोग जानते हैं? पहले तो बताओ। जानेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। गाइस कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स आप लोग के लिए इस वीक आ गए हैं। अनलॉक 30 आप लोग को पता है, जो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोग लेंगे उसमें 30% का ऑफ आप लोग को मिल जाएगा, और आप उससे एक्सेस कर सकते हैं फीनिक्स मास्टर 2.0 बैच, जो आप लोगों की प्रिपरेशन को रॉकेट स्पीड दे सकता है। अगर आप अनअकैडमी के सेंटर्स पर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अनअकैडमी के सेंटर पर विजिट करके। लेट्स क्रैक इट।